हफ्तों तक व्लाड ड्रैकुला का पीछा करने के बाद महमद II और उसकी हमलावर फौज वलाहियन जंगल में बुरी तरह फंस गई थी, जैसे कोई बुरा ख्वाब सच हो रहा हो। वलाहिया पर सन 1462 में महमद II के हमले को लेकर तरह तरह की कहानियां मौजूद हैं। एक कहानी के मुताबिक व्लाड ड्रैकुला ने ऑटोमन फौज पर बायोलॉजिकल हमला किया था ताकि उसकी राजधानी टारगोविस्टे तक वो आसानी से पहुंच न पाए। व्लाड ड्रैकुला ने अपनी जेलें खोल दी थी और ऐसे कड़ियल मुजरिमों को ऑटोमन्स पर हमला करने के लिए छोड़ दिया था जिन्हें टीबी और प्लेग था, ताकि ये बीमारियां ऑटोमन फौजियों में फैल सके। मेरे ख्याल से तब प्लेग एक एटम बम की तरह था, जो सच कहूँ तो बहुत कम वक्त में बड़ी तादाद में लोगों की जान ले लेता। इसमें फौरन मौत होती थी। उस दौर में इससे मरने वालों की दर थी 30 से 60%। अगर ऑटोमन फौज में प्लेग या कोई दूसरी बीमारी फैल जाती तो वो तबाही मचा सकती थे। जून 1462 में व्लाड के इन खौफनाक हमलों ने ऑटोमन फौज को फिलहाल तो धीमा कर दिया था। वो राजधानी टारगोविस्टे से करीब 106 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में डेरा डाली थी। अगर विदेशी मदद नहीं आई तो व्लाड महमद की अजीम उस शान फौज को ज्यादा देर तक नहीं अटका सकता था। मध्य युग में बिब्लियोमेंसी या भविष्य पता करने की परंपरा ऑटोमन और बाकी तमाम सभ्यताओं का हिस्सा थी, लेकिन इस्लाम में भविष्य जानने की सख्त मनाही थी, क्योंकि ये ऊपर वाले की मर्जी जानने का तरीका था और ऊपर वाले की मर्जी तो सिर्फ वही जान सकता था। लेकिन एक तरीका था भविष्य जानने का जो इस्लाम से इतर दूसरे लोग आजमाते थे। अलग अलग किताबें जिनमें भविष्य लिखा होता था। बस आपको किताब खोलनी है, जो भी पेज खुलेगा उसे देखना और फिर आपकी आंख अपने आप ही किसी एक लाइन पर या फिर किसी एक हिस्से पर टिक जाएगी और उसमें जो कुछ भी लिखा होगा वो आपको इशारा करेगा कि भविष्य में आपके साथ क्या होगा। वफादारी एक ऐसा शब्द है जिसमें बहुत ज्यादा वजन है, पर लोग इसे हल्के में लेते हैं। ये बात महमद और व्लाड दोनों की जिंदगियों पर खरी उतरती है। दोनों ही सोचते थे कि उनके साथ धोखा हुआ है। अलग अलग लोगों ने उनके साथ धोखा किया है, चाहे वो परिवार के लोग हों, सलाहकार हों, फौजी अफसर हों या फिर दोस्त हों। महमद और व्लाड की जिंदगी का सफर एक दूसरे के समानांतर चलता है और यही बात इस कहानी को शानदार बनाती है। हो सकता है कि व्लाड और महमद के बीच में कुछ निजी मतभेद थे। जहाँ तक मैं समझता हूँ दोनों बहुत एक जैसे, दोनों ताकतवर थे, दोनों जवान थे, दोनों जाबाज थे। उन्हें हुकूमत करनी। 14 साल बाद व्लाड ने छापामार हमलों की मुहिम चला रखी थी ताकि ऑटोमन फौज का हौसला टूट जाए और महमद की फौज की रफ्तार धीमी होती गई। व्लाड बार बार हमला करके गायब हो जाता था। दूसरी तरफ शाही महल में व्लाड के जासूसों की तलाश तेज कर दी गई थी। ऑटोमन हुकूमत के शहजादों की जो माएँ थीं, उनकी क्या भूमिका रही थी, इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सबसे पहला काम था अपने बेटों की हिफाजत करना। गुलबहार खातून ने ये जिम्मेदारी निभाई और उसकी कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। हरम को खातूनों की सल्तनत कहा जाता था, औरतों की हुकूमत, जहां सुल्तानों की माएं बहुत अहम किरदार निभाती थीं। कहते हैं कि वो पर्दे के पीछे से हुकूमत को चलाती थी। महमद अपनी फौज को टारगोविस्टे से करीब 72 किलोमीटर के दायरे में ले आया था, लेकिन व्लाड ड्रैकुला के छापामार हमलों की वजह से सुल्तान की फौज की मुसीबतें बढ़ रही थी। इस बीच ये अफवाहें भी चल रही थी कि खेमे में व्लाड के जासूस छिपे हुए हैं। 14 साल पहले 1448 में ऑटोमन 17 बरस के व्लाड ड्रैकुला को आजाद करने की तैयारी कर रहे थे ताकि वो वलाहिया की गद्दी के लिए लड़े। उसके छोटे भाई की किस्मत अभी तक अधर में लटकी थी। हम समझते हैं कि महल में तमाम ऐशो आराम के साथ रहना खुशनसीबी है, क्या शानदार जिंदगी है, पर ऐसा नहीं था। इन सब सुल्तानों को बहुत कम उम्र में ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई थी कि एक छोटी सी गलती से उनकी जान जा सकती है, गद्दी छिन सकती है, आजादी जा सकती है। ये खेल आसान नहीं। हमला शुरू हुए तीसरा हफ्ता हो चला था। महमद ने दबाव बना रखा था और व्लाड बदहवास था। ऑटोमन फौज के साथ लड़ाइयों में उसके सैकड़ों सिपाही मारे गए थे। उसे बेकरारी से इंतजार था कि हंगरी से रसद और फौजी मदद जल्दी से पहुंचे। व्लाड बहुत थक चुका था। उसने महमद के खिलाफ सब कुछ जला देने का तरीका अपनाया, इसलिए उसके पास भी खाने की भारी कमी हो गई थी। उसके पास कहीं जाने का रास्ता नहीं बचा था। वो सब कुछ जला देने की अपनी मुहिम का खुद शिकार बन गया था। 1448 में
जवान व्लाड ड्रैकुला वलाहिया जाने की आखिरी तैयारियां कर रहा था ताकि वहां की खाली गद्दी पर बैठ सके। ऑटोमन सुल्तान ने इतने सालों में उसे इसके लिए तैयार किया था। तो इस तरह व्लाड को गद्दी हासिल करने रवाना कर दिया गया। राडू पीछे रह गए। ये साफ नहीं है कि राडू अपनी मर्जी से रुका या मजबूरी में वो एक कैदी बना रहा या फिर वो अपनी मर्जी से दरबार में रुक गया। हो सकता दोनों वजह हो। उसका होना ऑटोमन हुकूमत के लिए एक तरह की तसल्ली थी। उसे ऑटोमन दरबार में रहने की आदत पड़ गई थी। यहाँ जो भी हक और ताकत उसे मिली थी वो उससे खुश था। शाही महल से करीब 650 किलोमीटर दूर ऑटोमन फौज आहिस्ता आहिस्ता उत्तर में टारगोविस्टे की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन मेहमत और उसकी फौज की बेचैनी बढ़ती चली जा रही थी। ऑटोमन फौजों पर लगातार छापामार हमले हो रहे थे। रात को कोई भी खंदक से बाहर निकलता तो वो गायब ही हो जाता था। दहशत का माहौल था। मेहमत की फौज टारगोविस्टे के करीब पहुंच गई थी। ऑटोमन खेमे में बदहवासी थी क्योंकि खाना और पानी लगातार कम होता चला जा रहा था। अफवाहें बढ़ रही थी कि जल्द ही हंगरी की फौज व्लाड की मदद करने आ रही है। शहजादे व्लाड, क्या बात है? ऑटोमन फौज वो पॉइनरी तक पहुंच गई है। अनस्तेसिया, वो नहीं बच पाई। शहजादे, नहीं।